बाढ़ होगा नहीं यहाँ पर, बाढ़ की समस्या हम निदान कर करके उस पर आधारित पेपर इंडस्ट्री खुलेगा और उसके बाद भैया ऊख पर आधारित चीनी मिल खुलेगा, उसके शिक्षक पर पेपर इंडस्ट्री खुलेगा, उसके रस से अल्कोहल का इंडस्ट्री खुलेगा। आनंद मोदी जी ने कहा धरती का पेट्रोल बहुत जल्द खत्म होगा, कभी पेट्रोल से चलने वाले इंजन का क्या होगा। उन्होंने कहा इस अल्कोहल से इंजन चलेगा, अल्कोहल से कार चलेगा, मोटरसाइकिल चलेगा, इससे ऊख पर आधारित चीनी मिलकर बगल में अनेक कारखाना उसके रुचि से मकई पर आधारित 50 कारखाना खुलेगा, दाना पर स्टार का कारखाना खुलेगा, उसके पूरे बॉडी पर कागज का कारखाना खुलेगा, उसके भुट्टा से बेस्ट क्वालिटी का पेपर इंडस्ट्री खुलेगा, जिससे नोट बनेगा। नोट का पेपर भारत सरकार विदेश से मंगाती है, उसमें बड़ा पैसा चला जाता है। उसके बंकुरिया से टिश्यू पेपर का कारखाना खुलेगा। चारों तरह का काम खेत उत्पादित वस्तु से होने के ये होगा सहकारी बोर्ड और सहकारी कमेटी होगा, उसमें नैतिकवादी लोग बोर्ड में रहेंगे। इस तरह हम बाग बगीचा लगाएंगे, उसके फल पर आधारित जाम जैनी जूस स्प्राइट का कारखाना खुलेगा। एक जाके देखे बजाय मादा का बोतल आधा मादा आम का गुद्दा है, उसको बेचता है 35-40 रुपया, आधा मादा का गुद्दा। अब का नहीं हमारा कोऑपरेटिव बनेगा, मादा हमारा मादा या जो भी सुनना होंगे हमारा सारा तमाम होगा 100 रुपये किलो। हमारे बेटा को नौकरी भी मिलेगा, आम का भी पैसा मिलेगा, नौकरी का भी पैसा मिलेगा। और बगीचा बाबा ने कहा आज जो हल्दी की खेती कर दोगे इसलिए तो क्या होगा, बगीचा में कीड़ा मिलेगा, उससे मसाला मिलेगा। हल्दी का दाम, आदि का दाम, आम का दाम और नौकरी का दाम हर घर होगा हमारे हर दरवाजे को होगा। इस तरह और यह नैतिकवादी नेतृत्व की स्थापना और आर्थिक प्रजातंत्र के माध्यम से हमारा उद्देश्य है। धरती पर एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या रहेगा, नाश करें। उसे अपनी शिक्षा से मीडिया के माध्यम से बताएंगे जीवन का चरम और परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। भोगविलास जीवन का लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। जब पशुओं के लिए भोगविलास है, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है आत्मिक जीवन। और तब जब मनुष्य अपनी पेट की बला से शरीर के कष्ट से सही कष्टों से अन्न शिक्षा चिकित्सा आवास की पूर्ति के बाद जब निश्चित हो जाएगा, तब जब साधना करेगा, तब उसकी साधना भक्ति से साबित रहेगी। और इस तरह आत्मिक समाज का निर्माण होगा। न आर्थिक अभाव रहेगा, न वैचारिक अभाव रहेगा, न आत्मिक पथ पर चलने। इस तरह तीनों क्षेत्रों में मनुष्य का विकास होगा, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में विकसित होकर त्रिवेणी का स्नान करके परम पद की प्राप्ति करेगा। आपने विशिष्ट के मुख से यह आपने जाना इसको जाने के लिए धीरे धीरे होना चाहिए। और इसके बारे में हमने सुना। अब हमने इसको बहुत हृदय के साथ निमंत्रण किया है, आमंत्रण किया है। हमारे दुनिया का चाहता हूँ कि इस सारस्वत समारोह के अध्यक्ष महोदय आदरणीय विवेकानंद जी महाराज, आचार्य महाराज, पुणे कॉलेज के प्रोफेसर विष्णुदत्त साहब, इस समारोह के सभी आयोजकों, सभी आगंतुक सज्जन, माताओं बहनों देवियों सज्जन, हर्ष की बात है कि आज हम इस मंच पर उपस्थित हैं एक सेमिनार पर चर्चा कर रहे हैं। सेमिनार का विषय है
चारित्रिक नेतृत्व तथा आर्थिक प्रजातंत्र, इस विषय पर विस्तार से अभी भी एक प्रोफेसर साहब ने वक्तव्य दिया है, जिसे हम सभी ने ध्यान से सुना। उन्होंने पूंजीवाद एवं मार्क्सवाद की व्यवस्था में उपस्थित खामियों के बारे में बताया, विस्तृत अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, साथ ही इन सभी के बीच कोई नई अर्थव्यवस्था हो जो वास्तव में मानव मात्र के कल्याण के लिए हो और देश का चातुर्किक विकास कर सके, उस प्रकार की एक अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा किया। शायद इस अर्थव्यवस्था को प्राउड कहते हैं, जैसा कि मुझे बताया गया, मुझे पुस्तकें भी दी गई और थोड़ा बहुत अध्ययन किया मैंने। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी जिसे कहते हैं प्राउड, इसका मतलब होता है कि जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है यानी उपभोग हो रहा है वह प्रोग्रेस के साथ हो, विकास की सततता बनी रहे, मनुष्य उपभोग को इतना अधिक न कर दे कि वह अपने ही विनाश की लीला को रचना शुरू कर दे। अतः उस पर अंकुश लगे और साथ ही इस उपभोग के साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचे कि आगे क्या होना है, क्योंकि जो कुछ भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है सिर्फ उसका उपभोग हम कर लें और उसे खत्म कर दें, आगे की पीढ़ियों के बारे में कुछ न समझें, सोचें कि उनका क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, तो यह आने वाले समय में को अंधकारमय बनाना होगा। अतः कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या फिर आर्थिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में हमें विकासवाद की अवधारणा को सुनिश्चित करना होगा। हालांकि मार्क्सवाद में भी विकासवाद पर ध्यान दिया गया कि सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से आर्थिक मौके होने चाहिए और किसी प्रकार की असंतोष या आर्थिक खाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह प्रयोग असफल रहा, जैसा कि हम लोगों ने गत कई वर्षों में देखा। जहाँ भी साम्यवादी व्यवस्था लागू हुई वहाँ खुद वह 60 या 70 वर्षों के अंतराल में धाराशायी हो गई, क्योंकि मनुष्य का जो मौलिक अवधारणा है, मनुष्य की अवधारणा है, वह कार्य करने की अवधारणा है, कार्य कुशलता की अवधारणा है, वह साम्यवादी तरीके से संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। मनुष्य साम्यवादी व्यवस्था में निराशावाद की ओर प्रवृत्त होता है और यह निराशा आर्थिक अराजकता को लेकर आती है और आर्थिक खाइयाँ अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिसका कि आपने देखा कि सोवियत रशिया का पतन हो गया और करीब करीब जैसा कि आचार्य ने कहा कि चीन को छोड़कर या फिर क्यूबा जैसे छोटे देशों को छोड़कर कहीं भी मार्क्सवाद की व्यवस्था अभी पनप नहीं रही है, वह अपनी अंतिम सांसों पर है। पूंजीवाद की व्यवस्था को वैकल्पिक रूप में बाजार व्यवस्था को जागृत किया गया पुनः, लेकिन पूंजीवाद में आर्थिक शोषण तो होना ही है, एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था ही है, जिसका कि आज़ादी के समय भी लोगों ने घोर विरोध किया था और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था। तो पुनः हम वहाँ पर वापस आ चुके हैं। तो आर्थिक इकाइयाँ बन जाती हैं जब भी पूंजीवाद की व्यवस्था होती है, लेकिन जब भी कहीं भी समाज में कहीं कोई
कोई आर्थिक असंतोष है किसी भी कोने में, तो समाज का चारित्रिक विकास नहीं होगा। समाज के संपूर्ण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए एवं राष्ट्र के विकास के लिए किसी भी कोने में कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक असंतोष नहीं होना चाहिए, तभी वह एक आदर्श समाज बन सकेगा। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक खाइयां बनती है, तब क्या करना है? जैसा कि अभी आचार्य ने कहा कि एक विकल्प है, जैसा कि उन्होंने बताया कि श्रद्धेय श्री आनंद सरकार जी ने, आनंद रूपी जी ने कहा कि विकासवाद से संबंधित उपभोक्तावाद, तो विकास करें, बेहतर प्रबंधन करें और प्रबंधन की समस्याओं को जड़ से ठीक करें, समस्याओं की जड़ तक हम जाएं और जाकर उनका निदान करें, तभी जाकर निदान हो सकता है। लेकिन यह हम सभी को मालूम है कि समस्याओं की जड़ तक जाना है और समस्याओं का निदान करना है, लेकिन करना क्या है और कैसे है, इसके लिए सामाजिक चारित्रिक नेतृत्व की जो बात है, दूसरा विषय जो है संगोष्ठी का, वह समक्ष आता है। नेतृत्व में चारित्रिकता का समावेश होना चाहिए। मूल्यवान व्यक्ति चारित्रिक व्यक्तियों के हाथों में ही नेतृत्व होने चाहिए। आज का जो सामाजिक परिवेश है, अक्सर चारित्रिक व्यक्तित्व या फिर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, वह अपने आप को दरकिनार रखना चाहता है राजनीतिक प्रक्षेत्र से, क्योंकि उसमें वह असंतुष्ट रहता है। लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, जो भी व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान व्यक्तियों का चारित्रिक विशेषताएं जिनमें है, नैतिकताओं का आविर्भाव जिनमें है, मूल्यों का ह्रास नहीं हो रहा है, वैसे व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए, उनके हाथ में बागडोर सौंपनी चाहिए। और सिर्फ एक व्यक्ति ईमानदार हो जो सबसे ऊपर है, तो संपूर्ण स्थिति ठीक नहीं हो जाती, जैसा कि हम कई वर्षों से अपने परिवेश में भी, अपने देश में भी देख रहे हैं। कई व्यक्तियों को एक साथ मिलकर, चरित्रवान व्यक्तियों को के हाथ में सत्ता सौंपने की जरूरत है, तो उस ओर हम सभी लोगों को कार्य करना होगा। आज हमारे पास राजनीतिक प्रजातंत्र जरूर है, लेकिन संपूर्ण आर्थिक प्रजातंत्र नहीं है। शायद यही कारण है कि यदा हम हिंसा को देखते हैं समाज में। यदि हिंसा हो रही है तो उसके कोई ना कोई कारण जरूर है, असंतोष जरूर है। उन असंतोषों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और संपूर्ण समाज को विकसित करने के लिए जो कई सिद्धांत हैं, कई अवधारणाएं हैं, उसमें प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसका श्रद्धेय आनंद मूर्ति जी ने आविर्भाव किया है, उसको भी, उस रास्ते पर भी चलकर देखना चाहिए कि किस प्रकार समाज का विकास किया जा सकता है। मुझे जहाँ तक समझ में आया, शायद प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी यह कहता है कि जो भी उपभोग कर रहे हो उस पर विकास की भी सत्ता बनाए रखो। यदि हम 10 पेड़ काटते हैं अपने विकास के लिए, अवश्य ही काटे हैं, क्योंकि विकास तो करना ही है, इंडस्ट्रीज तो लगने ही है, लेकिन उसके जगह 10 पेड़ और लगा भी दें, ताकि हमारे पेड़ों की गिनती उतनी ही रहे जितनी आज थी, और भावी पीढ़ियों को पुनः पेड़ मिल जाए जो पुनः पेड़ काटकर नए पेड़ लगा दें। यानी प्रोग्रेस, यदि आप 10 काटते हैं तो 15 लगाइए, यानी प्रोग्रेसिव एटीट्यूड कंटिन्यूटी में रहे। तो शायद इसी को प्राउड कहते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जितने भी रास्ते हैं वे समाज के लिए
बेहतरी करने के लिए ही है। जितने भी सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांत ब्रह्म और पिंड के बीच के संबंधों को बेहतर बनाने और उनके बीच के संबंधों के रहस्य को सुलझाने के प्रयास में ही सिद्धांत बनते हैं। हालांकि मेरा अपना सोचना है कि मनुष्य माइक्रोकॉस्म है और ब्रह्मांड मैक्रोकॉस्म है। मैक्रो का मतलब होता है ब्रह्मांड और मनुष्य है पिंडांड है। तो पिंड ब्रह्म को समझ नहीं सकता, असंभव बात है। A part cannot understand in totality of its whole, क्योंकि वह तो एक पार्ट है, तो एक भाग भला पूर्ण को कैसे समझ सकेगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन ब्रह्म के रहस्य को समझने के लिए एक माहौल की जरूरत है। वह माहौल है संपूर्ण चारित्रिक नेतृत्व, संपूर्ण आर्थिक प्रजातंत्र, संपूर्ण सामाजिक प्रजातंत्र और सच्चे मायने में सामाजिक समरसता, जिसमें रहकर हम साधना कर सकें और ब्रह्मांड के रहस्यों को, प्रकृति के रहस्यों को समझ सकें और उसमें उसे अपने अनुकूल बनाकर बेहतर जीवन यापन जो सभी व्यक्तियों को मिल पाए, ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकें। शायद ऐसा हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। मुझे हर्ष है कि मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के तौर पर। इस हेतु में आयोजकों के प्रति आनंद मान के जो भी व्यक्ति हैं, जो इस संस्था से जुड़े हैं, उन लोगों के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमन करते हुए मैं विरमित होता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक ही कहा कि मैक्रोकॉस्म को कोई अणु है, दूसरा विराट है। उसके लिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। साधना को करेंगे तो कुछ आभार मैक्रोकॉस्म का होता और विषय वस्तु का निरूपण उन्होंने किया है। मैं इसके लिए उन्हें और आपको ओर से धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे बीच आ रहे हैं उमेश बाबू। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस सिम्पोजियम के विषय पर श्री सुरेश मंडल मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस विषय पर। इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए आवाज के सज्जन थे, माता और उन यहाँ उपस्थित आचार्यगण और विशिष्ट अतिथिगण, आज अत्यंत हर्ष बात है कि एक ऐसी गहन समस्या पर विचार विमर्श के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, जिसके कारण हमारा समाज आज त्रस्त है, आज खोखला है। विषय वस्तु है नैतिकतापूर्ण नेतृत्व और आर्थिक प्रजातंत्र। सबसे पहले हम देश के नेतृत्व की जो वास्तविक स्थिति है उस पर यदि हम गौर करें तो चित्र हमारे सामने स्पष्ट सा उपस्थित हो जाता है। इसीलिए कहा है
आज के नेतृत्व का आकलन करते हुए आज के नेता धोखा देते भोली भाली जनता को राशन जमा है महल के अंदर, भाषण जमा चौराहे पर। यह है आज का नेतृत्व। इतना ही नहीं, जो है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने अत्यंत ही क्षोभ व्यक्त करते हुए नेतृत्व पर अपना दृष्टिपात किया था, अपनी नजर डाली थी और उस नेता के बारे में जिसे हम चुनकर अपनी सेवा के लिए, समाज के काम के लिए, समाज और राज्य देश के उत्थान के लिए समर्पित करते हैं, भेजते हैं, वह क्या, उसकी क्या स्थिति होती है, किस प्रकार वह अपनी विशिष्ट सत्ता स्थापित करने के प्रयास में लग जाते हैं, उस पर जो है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने कहा था, जनता बैठी है धरती पर, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। यह है हमारे नेतृत्व की वास्तविक स्थिति, जो है जिनका जीवन सिद्धांत हो गया है, जहाँ हम जो है प्रण करके चलते थे कि चंद्र तरे, सूरज तरे, तराई जगत व्यवहार, पैदली हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, सत्य 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 सत्यम बदा सत्यम चरा की के सिद्धांत पर हम करते थे। वहाँ आज उन लोगों ने अपना सिद्धांत बना दिया है, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यह स्थिति उनकी हो गई है कि सच नहीं चल रहा है कि झूठ से हम अपना काम चला लें, और चतुर्दिक झूठ का साम्राज्य स्थापित कर दिया है और करने में लगे हुए हैं। यह है हमारा नेतृत्व। हम इनसे अपने समाज का उत्थान चाहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक भूख से तड़पती हुई बिल्ली के सामने उनके खाद्य पदार्थ को रखकर हम यह आशा करें कि जो है या उसकी रक्षा करेगी बिल्ली, ठीक वही आशा जो है आज के दृष्टि से हम कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति है। और आर्थिक प्रजातंत्र की बात जहाँ तक है, स्वतंत्रता संग्राम में जूझते हुए हमारे समाज के अग्रणी नेताओं ने सपना देखा था कि हर एक घर में रोशनी होगी, कहीं कोई भूखा नहीं रहेगा, कहीं कहीं कोई प्यासा नहीं रहेगा, कहीं बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं से क्रंदन की आवाज़ नहीं आएगी, कहीं लोग भूख से मरेंगे नहीं, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। लेकिन इतने वर्षों के गुजर जाने के बाद आज स्थिति यह है कि हमारे एक कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, तय किया था हमारे देश के स्वप्नद्रष्टा स्वतंत्रता सेनानियों ने, अग्रणियों ने तय किया था कि जो है कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, रोशनी मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि हर एक घर के लिए जो है हर एक घर में चिराग के लिए, हर एक घर में रोशनी हो, यह तय किया था उन लोगों ने। और आज तक की जो स्थिति है, हम देखते हैं कि शहर का शहर अंधकार में डूबा हुआ है। यह है। इतना ही नहीं, जो है एक और जो है कवि ने समाज के वास्तविक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, उसका अंकन करते हुए जो है कहा है, कहीं महल की खिड़की पर लटक रहे रेशम के कपड़े। यह है हमारे समाज का चित्र। आर्थिक विषमता इस तरह हमारे समाज में छाई हुई है, जिसे देखकर, सुनकर, अनुभव करके हृदय द्रवित हो जाता है। कहीं महल की खिड़की पर लटक रहे रेशम के कपड़े, कहीं पर बेटा माँ की खातिर मांगे कफन चौराहे पर। यह है आज भी इस देश की स्थिति। यदि हम विचारपूर्वक, संवेदनापूर्वक देखें तो इस चित्र को देखने के लिए कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। हम सड़क पर घूमते हुए अपने अगल बगल के परिवेश को देख
आज भी असंख्य नौनिहाल जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए था, वे अपने कंधे पर फटे पुराने बोरे को लेकर पॉलिथीन चुन करके जो है कबाड़ खाना में जा करके 2 पैसे मुश्किल से प्राप्त करके अपने पेट में करते हैं। यह हमारे समाज का चित्र है। तो दोनों स्थिति स्पष्ट हमारे सामने। एक नेतृत्व की स्थिति जहाँ नैतिकता नाम की चीज नहीं है और हम नैतिकतापूर्ण नेतृत्व को खोजते हैं, नैतिकतापूर्ण नेतृत्व को चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है निराला सुल्तान त्रिपाठी निराला ने जिस चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि चाट रहे हैं जूठी पत्थर कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उससे कुत्ते भेड़े अड़े हुए जूठी पत्थर चाटते थे। पहले सड़क पर लोग खड़े होकर के बड़े आदमी के भोज में फेंके गए अन्य के कणों को चुनने के लिए। क्या निष्पक्ष होकर चुने, निष्पक्ष होकर सोचें। हमारे समाज की स्थिति आज बिल्कुल उस स्थिति से मुक्त हो गई है, नहीं है मुक्त। हम भले ही उन्नति के व्यामोह में, हम भले ही उन्नति के भ्रम में, विकास के भ्रम में चकाचौंध में चौंधियाए हुए हों, लेकिन जब तक शहर में या गांव में एक भी झोपड़ी नजर आती है, उस विकास का कोई अर्थ नहीं है, वह विकास व्यर्थ है, वह विकास व्यर्थ है। तब प्रश्न उठता है, क्या इस स्थिति पर हम रोते रहे तो इससे छुटकारा प्राप्त हो जाएगी? क्या इसके लिए हम सिर्फ नेतृत्व और नेतृत्व को दोष देते रहे तो हमारा समाज जो है विषमता से मुक्त हो जाएगा? नहीं, वैसा नहीं होगा। जो है हमें अपनी ओर निहारना होगा, हमें देखना होगा कि क्या हम अपने सूख के अंशों में से काट कर जिस दुखियों पर विचार करने के लिए, समाज की वो स्थिति पर जो है विचार करने के लिए हम यहाँ पर समूह उपस्थित हैं, उसको कोई सुविधा दे पाते हैं क्या? नहीं होता है ऐसा। इसके लिए जो है रास्ता जो है दिया है हमारे मनुष्यों ने, हमारे विचारकों ने ही दिया है। और उन्होंने कहा कि जो है आकलन करें हम कि हम क्या हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, पशु है वह जो आप भी चले। मनुष्य तो वह है जो मनुष्य के लिए मरता है। वे सारे के सारे पशु हैं जो सिर्फ अपनी चिंता में दिन रात निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, अपने जो है अपने हित में, अपनी भलाई में ही लगे रहते हैं। वह तो पशु है। विचार ये है कि क्या हम मनुष्य के लिए मरते हैं? प्रकृति के प्रांगण को जब हम देखें तो प्रकृति के प्रांगण में उन्मुक्त होकर प्रकृति हमारे लिए सब कुछ लुटाती रहती है, सब कुछ देती रहती है। वहाँ पर कोई कंजूसी, कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ है, कहा गया है कि मधुबन खुशबू देता है, सावन जीवन देता है, जीना तो उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीना तो उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। निश्चित रूप से आज यहाँ जो चिंता व्यक्त की जा रही है, यह मानवता की पुकार है, यह मानव की हित की कामना है। और हम कहीं न कहीं मनुष्यत्व की का जो तकाजा है, उस तकाजा के वशीभूत होकर के यहाँ विचार कर रहे हैं। तो समाज में परिवर्तन यदि हम चाहते हैं, नेतृत्व में परिवर्तन यदि हम चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों में भी परिवर्तन करना होगा। आखिर कारण क्या है कि 64 साल के बीत जाने के बाद भी हम जिससे नेतृत्व सोचते हैं वह बेईमान निकल जाता है। और कहीं जाने, देखने, परखने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति रोते हैं कि मेरे बच्चे टीवी देखते देखते बिखर गए हैं। मैं पूछता हूँ कि घर में टीवी लाकर दिया किसने है?
तो हम नेतृत्व को कोसते रहते हैं, लेकिन नेतृत्व दिया कि वैसा नेतृत्व पैदा किसने किया है? हमने पैदा किया है। बचपन से हम उसमें यदि माता पिता दोनों संस्कार डाले उच्च कोटि का और उनको सिखावे, औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, यह संस्कार यदि हम उनमें डालें कि औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ, तो निश्चय ही हमारे घरों से जो नौनिहाल पैदा होते हैं वे नौनिहाल बड़े होकर के यह गीत गाते हुए यदि सुने कि हम लोगों को कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ, चल के यह देश है तुम्हारा नेता तुम्हें वो कल के यदि यह स्वर यह शब्द उनके कानों में बचपन से हम डालते रहे तो शायद हमें रोना न पड़े और हमारा यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर, स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। तो आइए हम इस ज्ञान यज्ञ में एक बार यह प्रण लें कि जहाँ कहीं पर बेईमानी है, धोखा है, अन्याय है, अत्याचार है, उसे सह नहीं देंगे और अपने अपने घरों को पावन विचारों से आप्लावित करते हुए अपनी पीढ़ियों को ऐसी सीख देंगे कि वह जीवन के जगत के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ पर जो है ईमानदारी पूर्वक मानवता और सिर्फ मानवता की पूजा करते रहेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीदवार को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। आपने ठीक ही कहा, केवल नेतृत्व नेतृत्व की चर्चा करने से निजी बात समाज में नहीं आ सकता। इसी संदर्भ में हमारे पूर्व बाबा ने कहा है, यूनाइट ऑल द राइटियस फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड एंड गिव फोर्सेस टू टैलेंट। एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा जहाँ नेतृत्व को संगठन होगा और ये वे नेतृत्व संगठन ही समाज में जो ये विभिन्न संस्थाएं खाली पड़ती है वह कम होगी, घर को चली जाएगी और यह फिर क्या धराधाम स्वर्ग। तो अब हमारे मुख्य प्रवक्ता के रूप में सेक्रेटरी प्राउड के आचार्य प्रिय प्रसाद जी सौभाग्यवाद हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ अपने सारे अपने भाषण से विषय वस्तु को अच्छी रूप से स्पष्ट करें। सर्वत्र सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति। आज के इस विचार गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय, अन्य प्रिंसिपल महोदय, सुरेश मंडल जी,
प्रधान साहब, आप उपस्थित दीदी देखते भाई बहनें तथा बच्चे, मेरे पूर्व हमारे विद्वान आचार्य रणदीप जी ने बहुत सुंदर आज के परिस्थिति का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि बहुत हद तक श्री सरकार द्वारा लिखित दर्शन प्रभु के माध्यम से भी काफी समाधान आपके सामने रखा। उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी इसी विचार गोष्ठी को प्रेरित करने की दृष्टि से अपने भावनाओं को हमारे साथ शेयर किया और मंडल साहब ने भी यही कामना व्यक्त की। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने हम लोगों को याद दिलाया आज के दयनीय परिस्थिति का। ये दयनीय परिस्थिति क्यों आई, इसको समझने के लिए थोड़ा अतीत में जाना आवश्यक है। जैसा कि पूंजीवाद के बोलबाला के कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली गई, इसी से त्रस्त होकर मार्क्स साहब आए और उन्होंने साम्यवाद के रूप में पूंजीवाद का विकल्प दिया। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यह पूंजीवाद को खत्म करने वाला विकल्प साम्यवाद जो आया था, आज प्रीमैच्योर डेथ उसकी हो चुकी है। भारतवर्ष में केरला और बंगाल में इस मुर्दा लाश को धोया जा रहा था, अभी वो भी दफनाई गई है। बावजूद इसके या ये कहना उचित होगा कि जो पूंजीवाद को खत्म करने के लिए आया था वो प्रीमैच्योर डेथ कर गया। अब तो ये भस्मासुर तो बना ही हुआ है पूंजीवाद। इस विकराल समस्या के समाधान स्वरूप ही आज से 3500 साल पहले इस त्रिभुवन के मालिक भगवान कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था अर्जुन को, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माफ करेंगे, मेरा गला 16 आना मुझे साथ नहीं दे रहा है। मैं कंटिन्यूअस 4-5 दिन से क्लास लेते आ रहा हूँ, गला में थोड़ी सी खराबी आ रही है।
श्री आनंद मूर्ति जी। हम लोग उनके डिवोटीगण उन्हें प्यार में बाबा करते हैं। वो जब आए तो सामाजिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर उन्होंने डायग्नोसिस किया, स्टडी किया, समझा और उसके अनुरूप सामाजिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी सुंदर व्यवहारिक गाइडलाइन मानवता के लिए उन्होंने प्रस्तुत की। यह स्टडी करने की चीज है, यह आत्मसात करने की चीज है, यह पालन करने की चीज है। यह प्रस्तुति करने के क्रम में ये जो खुंजवाद भस्मासुर इस समाज को तहस-नहस जो कर चुका है, 70 के दशक में इन्होंने दार्शनिक रूप में स्लोगन दिया, पूंजीवाद मनुष्य को गरीब बनाकर गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी करता है और ये साम्यवाद मनुष्य को पशु बना देता है। अगर आप इतिहास के बारे में याद रखते होंगे तो यह बात आपको याद आ रही होगी, 70 के दशक में पूंजीवाद का पोषक अमेरिका और साम्यवाद का पोषक रशिया, दोनों उखड़ा गए और झूठे केस लगाकर श्री प्रभात सरकार और आनंद मूर्ति जी को इसी बिहार की राजधानी पटना में जेल में डाल दिया, झूठा केस लगाकर। यह पृष्ठभूमि बताना ये प्रासंगिक होगा। और जब विद्वान जज ने सरकार साहब का स्टेटमेंट लेना चाहा तो खड़े कोर्ट में जब उनको पूछा गया, जज साहब ने जब पूछा, बाबा इन विच लैंग्वेज